Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is राधा कमल मुखर्जी. राधा कमल मुखर्जी को हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडियन थिंकर के नाम से जानते हैं. बेसिकली हम इन्हें पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशल थॉट या पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. उसके अलावा ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है राधा कमल मुखर्जी का बर्थ. तो राधा कमल मुखर्जी का बर्थ हुआ था 7 दिसंबर 1889 को, वेस्ट बंगाल. अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो बहरामपुर जगह का नाम था और डिस्ट्रिक्ट था मुर्शिदाबाद. ये वेस्ट बंगाल में थे. तो वेस्ट बंगाल में बंगाली ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और इनके फादर का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जो कि उनका ऑक्यूपेशन था, वो लॉयर थे. प्राइमरी एजुकेशन इनकी बहरामपुर में ही हो गई थी और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में एडमिशन लिया था, जहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री में बीए ऑनर्स किया. 1910 में राधा कमल मुखर्जी कृष्णनाथ महाविद्यालय बहरामपुर में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर अपॉइंट हुए थे और लगभग 5 साल वहाँ पे काम करने के बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी, जो थी फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी. उसी समय बंगाल में सहकारिता मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत काम किया, जिस वजह से उन्हें प्रेमचंद्र रायचंद्र फेलोशिप भी मिली थी. इसके बाद 1921 ये लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर लगभग 1952 तक ये इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और प्रेसिडेंट रहे. और 1955 से 58 के बीच में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे और ये FAO इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स कमीशन के अध्यक्ष भी रहे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भी ये सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया. 1958 में राधा कमल मुखर्जी JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमन रिलेशन के डायरेक्टर के रूप में भी अपॉइंट हुए थे और इसी पर ये डायरेक्टर के पद पे काम करते हुए 1968 में इनकी डेथ हो गई थी. अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस मैन इज़ वैल्यू सीकिंग एंड वैल्यू क्रिएटिंग एनिमल. ये स्टेटमेंट है राधा कमल मुखर्जी का. राधा कमल मुखर्जी ने बहुत डिटेल स्टडी की थी वैल्यूज़ की. उनकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, जिसमें उन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बताया है. तो ये स्टेटमेंट जो ये है कि किसने कहा कि मनुष्य जो है वो मूल्यों की खोज करने वाला और मूल्यों का निर्माण करने वाला प्राणी है, ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा. जो भी हमारे वैल्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है, ये सब जो भी वैल्यूज़ हैं कि हमें किस तरीके के बिहेवियर, हमारे पैटर्न जो हैं वो वैल्यूज़ होते हैं. तो जो भी मूल्य हैं, इनकी खोज जो है वो मनुष्य करता है और वही उनका निर्माण करता है, ऐसा कहा था राधा कमल मुखर्जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर इमेजिन द मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी. सो किस विद्वान ने समाज के महाविज्ञान की कल्पना की. तो ये भी हमारे राधा कमल मुखर्जी थे. इन्होंने समाज के मास्टर साइंस की कल्पना की थी और बेसिकली अगर उनके थॉट्स देखे जाएं तो समाज के बारे में जो जर्नल थ्योरीज़ हैं उनको वो इकोनॉजिकल थ्योरीज़ की बात करते हैं और जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है उसमें वो कहते हैं कि वैल्यूज़ और सिंबल्स की जो थ्योरी है उनको सम्मिलित किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ वैल्यूज़. सो मैंने आपको पहले ही बताया कि मूल्यों की उन्होंने क्लासिफिकेशन भी बताया है, उसके हायरार्की की पूरी डिटेल थ्योरी दी है. तो ये राधा कमल मुखर्जी थे, इन्होंने बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक रीजनल सोशोलॉजी. रीजनल सोशोलॉजी राधा कमल मुखर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1926 में. नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू विच साइंस. तो पारिस्थितिकी की अवधारणा मूल रूप से किस विज्ञान से संबंधित है. तो इकोलॉजी को बेसिकली हम बॉटनी से रिलेट करते हैं. बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम इसे स्पेसिफिकली पढ़ते हैं.
अगर बात आती है इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ किया, पारिस्थितिकी शब्द जो था उसको सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने 1869 में इसे यूज़ किया था। इसके अलावा एक और वर्ड है इकोसिस्टम, जिसको कि अर्थर टांसले थे, इन्होंने 1935 के अप्रॉक्स यूज़ किया था। हिंदी में इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन पीएचडी डिग्री राधा कमल मुखर्जी कैरीड हिज रिसर्च वर्क ऑन विच टॉपिक। तो राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पीएचडी डिग्री को प्राप्त करने के लिए किस टॉपिक पे अपना शोध कार्य किया था, तो वो था सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी से इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी जो थी वो कंप्लीट की थी। टॉपिक था उसका सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी। पीएचडी टाइटल्स भी थिंकर्स के पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन करके रख लीजिए कि फर्दर आपको जब भी कभी पढ़ना हो तो आपके पास नोट्स हो प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज़ विच आर बेस्ड ऑन डेरिवेशंस आर एड्रेस्ड बाय। तो राधा कमल मुखर्जी डेरिवेशन पे अगर बेस्ड जो वैल्यूज़ हैं वो उन्होंने बताया है, जो मूल्य ब्रांड तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें राधा कमल मुखर्जी ने डिस वैल्यूज़ कहा है। आपको पता है अगर हम किसी वर्ड में डिस या अनवर्ड अगर किसी वर्ड के आगे यूज़ करते हैं दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर वर्ड का ऑपोजिट सेंस दे रहा होता है। तो यहाँ पे बात आती है डिस वैल्यू की, तो डिस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं गैर वैल्यू या गैर मूल्य का सिद्धांत, उसका कंसेप्ट इन्होंने दिया था। सिंपली जो अगर बात ब्रांड तर्क की बात आती है, डेरिवेशन की बात आती है, तो एक हमारे थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर में है, पैरेटो ने ये कंसेप्ट दिया है डेरिवेशन पे अपना। लेकिन वैल्यूज़ में अगर डिस वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वो डेरिवेशन पे बेस्ड होते हैं, ऐसा राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। वैल्यूज़ हमारे होते हैं, ये जो वैल्यूज़ होते हैं वो पॉजिटिव सेंस रखते हैं, बट डिस वैल्यूज़ में हमारे निगेटिव वैल्यूज़ होते हैं। और हम इसके लिए जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, तो ये हमारा वैल्यू होगा। बट अगर हम अपना प्रॉफिट देखने के लिए कभी कभी गलत बिहेव भी कर दें या ईमानदारी को भूल जाए तो वो होगा डिस वैल्यू। और उसमें भी हम ये जो डेरिवेशन है वो ये हम दे देते हैं कि आजकल का जो सोसाइटी है वो इसी तरीके का है कि अपना काम ज़रूरी होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरीके की जो डेरिवेशन है वो हम बोल देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये राधा कमल मुखर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंडियन वर्किंग क्लास। सो इंडियन वर्किंग क्लास जो बुक है ये राधा कमल मुखर्जी की है, जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी। पब्लिकेशन ईयर भी आप याद रख लीजिएगा, 1945 में बुक पब्लिश हुई थी इंडियन वर्किंग क्लास। इसमें इन्होंने इंडियन वर्किंग क्लास में जो स्लम एरिया थे यानी कि कोलकाता की जो गंदी बस्तियाँ थीं उनके बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। सो जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के फाउंडर कौन थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के निदेशक भी रहे थे 1958 से 68 के ड्यूरिंग, और 68 में इनकी डेथ हो गई थी। तो राधा कमल मुखर्जी ही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो सोशल इकोलॉजी जो बुक है वो राधा कमल मुखर्जी की बुक है, जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी। अभी हमने देखी थी एक बुक, वो भी 1945 में पब्लिश हुई थी और ये भी 1945 में पब्लिश हुई थी, सोशल इकोलॉजी। इकोलॉजी पे उन्होंने अपनी बहुत थ्योरी दी है सोशल इकोलॉजी के बारे में, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका। नेक्स्ट है, इन विच बुक राधा कमल मुखर्जी हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़। सो उन्होंने क्योंकि कंसेप्ट दिया है वैल्यूज़ का तो उन्होंने उससे रिलेटेड दो बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और नेक्स्ट बुक है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। ये दो इनकी वैल्यूज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड हिज हैबिटेशन बुक इज़ रिटन बाय होम। सो मैन एंड हिज हैबिटेशन जो बुक है ये राधा कमल मुखर्जी की ही बुक है, मैन एंड हिज हैबिटेशन अ स्टडी इन सोशल इकोलॉजी, जो कि पब्लिश हुई थी 1940 में।
ये इनकी सोशल इकोलॉजी से रिलेटेड दूसरी बुक है। एक इनकी थी सोशल इकोलॉजी और एक बुक है ये मैन एंड हिज हैबिटेशन अ स्टडी इन सोशल इकोलॉजी। ये पूरी डिटेल टाइटल है बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी क्लासिफाइड सोशल वैल्यूज़ इन विच टू कैटेगरीज। तो अगर राधा कमल मुखर्जी वैल्यूज़ के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने क्लासिफाई किया है वैल्यूज़ को, यानी कि जो मूल्य होते हैं उनको क्लासिफाई किया उन्होंने। उन्होंने टाइप्स बताए हैं वैल्यूज़ की। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला उन्होंने बताया है साध्य मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यूज़, और दूसरा बताया है साधन मूल्य, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। साध्य मूल्य की बात आती है तो सिंपली वो वैल्यूज़ जो कि आप कह सकते हैं कि सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आप कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो भी साध्य मूल जो है वो बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी तरह साध्य मूल वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इनका संबंध जो है वो हमारी ह्यूमन लाइफ के जो सुप्रीम आइडियल्स हैं, यानी कि उच्चतम आदर्श हैं या लक्ष्य हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है इसका सत्यम शिवम सुंदरम। और बात आती है जब साधन मूल्य की, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में जो भी व्यक्ति और समाज है उसमें जो भी आपके उसके अस्तित्व के लिए बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी है, जो भी लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, जैसे कि उसका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, सिक्योरिटी हो गई, संपत्ति हो गई, ये सब साधन मूल्यों में आते हैं। और इसके अलावा वैल्यूज़ की उन्होंने डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं कि जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं होता, वो उनका रिलेशन समूह से होता है। सामाजिक मूल्य जो है वो समाज के मानदंड होते हैं जिनके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार, गुण, लक्ष्य उसको अगर हम अच्छा बुरा भी कहते हैं तो वो किस तरीके के वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा होता है, उसका हम इवैल्यूएशन या आकलन ही उसी हिसाब से करते हैं। और जो वैल्यूज़ होते हैं इनको इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान जो है वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। और सामाजिक मूल्य जो है वो हर समाज में समान नहीं होते हैं, इनमें हर समय समान भी नहीं होते हैं। ये इनमें सोशल वैल्यूज़ में मोबिलिटी होती है, यानी कि गतिशीलता होती है। ये समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार जो है वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। और सामाजिक मूल्य में जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। हर एक सोसाइटी और कल्चर के इन्वायरमेंट के बेसिस पे ये अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। और जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल भी होती हैं। ये हर एक सोसाइटी में आपको वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ की सोसाइटी में अलग वैल्यूज़ होंगी, दूसरी सोसाइटी में अलग तरीके की वैल्यूज़ हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि वैल्यूज़ किसी सोसाइटी में है ही नहीं। हर सोसाइटी के अपने अलग अलग वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी ascribed highest place to which values in the hierarchy of values। इन्होंने हायरार्की भी बताई है वैल्यूज़ की, यानी कि मूल्यों का संस्तरण बताया है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का पदानुक्रम जो है वो किस मूल्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहली स्टेज में हमारी आती है बायोलॉजिकल स्टेज, यानी कि जैविक स्तर। तो जो भी हमारी जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य हमारा हो गया, सुरक्षा, कुशलता, तो ये सब हमारी बायोलॉजिकल वैल्यूज़ में आती हैं। उनको उन्होंने बायोलॉजिकल वैल्यूज़ बताया। दूसरी स्टेज उन्होंने बताई है या दूसरा डिमेंशन जो है वो बताता है कि सोशल स्टेज यानी कि सामाजिक जो वैल्यूज़ थी उसमें इन्होंने बताया कि समाज में जो भी पर्टिकुलर इंसान है उसका जो स्टेटस है, उसका रोल है, उससे रिलेटेड, और समाज में संगठन और सुव्यवस्था बनी रहे, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम बना रहे, ये वैल्यूज़ की बात करते हैं, सोशल वैल्यूज़। और जो सुप्रीम वैल्यूज़ की जब बात आती है, यानी कि जो हाईएस्ट बेस पे है अस्क्राइब में, वो आते हैं हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये आपके वही सत्यम शिवम सुंदरम वाली चीज़ें आती हैं। आपकी जब ये सारी नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो गई, सोशल नीड्स जो है, सोशल वैल्यूज़ फुलफ़िल हो गई, तो हम बात करने लगते हैं अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो हाईएस्ट प्लेस पे आती हैं। अगर लोएस्ट की बात करता है तो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ आएंगी, बायोलॉजिकल स्टेज आती है। स्टेजेस में पूछेगा तो बायोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल स्टेज होगा। ये इसकी हायरार्की है वैल्यूज़ की। फर्स्ट पे बायोलॉजिकल है अगर स्टार्टिंग से पूछता है, और अगर हाईएस्ट पूछेगा तो स्पिरिचुअल होगा। एंड सेकंड पे हमारी सोशल स्टेज आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वननेस ऑफ मैनकाइंड इस बुक इज़ रिटन बाय होम। सो वननेस ऑफ मैनकाइंड जो है ये राधा कमल मुखर्जी की ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ राधा कमल मुखर्जी के ही रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अभी तो सारे क्वेश्चंस राधा कमल मुखर्जी से ही रिलेटेड होंगे, बट फिर भी आप इनको बात के लिए नोट डाउन करके रख लीजिए कि आपको याद रहे। ये जो बुक है वननेस ऑफ मैनकाइंड, ये 1965 में पब्लिश हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the view of Radha Kamal Mukherjee, what is the medium of internalization of values in human personality? So राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव व्यक्तित्व में मूल्यों की आंतरिकीकरण का माध्यम क्या है? किस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी जो है, पर्टिकुलर जो ह्यूमन है, कैसे वैल्यूज़ को उसकी पर्सनालिटी में वो आते हैं? तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आते हैं। जब हम एक बच्चा होता है उसका भी सोशलाइजेशन किया जाता है, समाज में किस तरह से बिहेव करना है। अगर मंदिर जा रहा है, अगर वो हिंदुज़म को फॉलो कर रहा है तो वो मंदिर जा रहा है तो उसे बताया जाता है कि यहाँ पे उसे किस तरीके की से बिहेव करना है। बाकी जगह अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ उसे किस तरीके का बिहेव करना है। ये सब प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से की बात आती है, यानी कि समाजीकरण किया जाता है, उसको समाज में किस तरह से बिहेव करना है ये सिखाया जाता है। तो जो वैल्यूज़ हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की पर्सनालिटी में कैसे आती हैं? सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज़ विच वी चेयर्स फॉर इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड नॉट टू ऑब्टेन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड। वे मूल्य जिन्हें हम आंतरिक संतुष्टि के लिए पालन करते हैं, ना कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उन्हें साध्य मूल्य कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने दो तरीके के वैल्यूज़ बताए, एक बताया इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो है यानी कि साध्य मूल्य है, उसमें ये कहते हैं कि हम उन्हें अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति, साधन में हम उद्देश्य होता है उसको प्राप्ति के लिए करते हैं, बट यहाँ पे आंतरिक संतुष्टि मतलब हमें अगर हम सच बोलना चाहते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो ये हमारे या हमें किसी की हेल्प करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये वैल्यूज़ वो हैं जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को बेसिकली फुलफ़िल करने के लिए नहीं। तो वो जो होती हैं वो होती हैं आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन रिफ्लेक्ट्स द फंक्शन ऑफ वैल्यूज़। तो कौन सी जो स्थिति है वो मूल्यों के प्रकार को दर्शाती है? तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति जो है उसका मानवीकरण, यानी कि व्यक्ति को उसमें ह्यूमन की जो पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐड होती हैं, वो वैल्यूज़ का ही फंक्शन है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है मुखर्जी पास्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1921 से ये 1900 एंड अप्रॉक्स 1952 तक ये वहाँ पे रहे आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा जीवन का जो अधिकांश भाग था वो किस संस्था की सेवा में बताया? तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये बेसिकली किस स्कूल को बिलोंग करते थे या किस समाजशास्त्र के किस संप्रदाय को बिलोंग करते थे? तो वो लखनऊ संप्रदाय या लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को ये बिलोंग करते थे, क्योंकि ज़्यादा समय इन्होंने अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया था। Now next question, the totality of condition which determine the status, living pattern and attitudes of any group or community is called social ecology। मैंने आपको बताया कि सोशल इकोलॉजी का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। तो सोशल इकोलॉजी होता क्या है? जो दशाएं किसी समूह या समुदाय की परिस्थिति, रहन सहन तथा मनोवृत्तियों को निर्धारित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सामाजिक पारिस्थितिकी। ऐसा राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। द टोटलिटी ऑफ कंडीशन विच डिटरमाइन स्टेटस, लिविंग पैटर्न लोगों का, उनका एटीट्यूड किसी भी कम्युनिटी का, वो होगा आपका सोशल इकोलॉजी। सो ये थे आपके राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एट लास्ट मैं आपको राधा कमल मुखर्जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स बता दूँ तो फर्स्ट बुक मैंने आपको बताया फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स थी, 1916 में पब्लिश हुई थी। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स थी, 1922 में पब्लिश हुई। रीजनल सोशोलॉजी 1926 में पब्लिश हुई।
इसके बाद द लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया है 1927, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी है, और सोशल इकोलॉजी है, मैन एंड हिज हैबिटेशन है, इंडियन वर्किंग क्लास है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ है, 1949 में आई थी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ 1964 में आई थी। इसके अलावा इनकी एक बुक है वननेस ऑफ मैनकाइंड, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1965 में आई थी। इसके अलावा लास्ट बुक इनकी द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम है, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी, आफ्टर इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये बुक। ये लास्ट जो बुक मैंने बताई द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम की 1971 में पब्लिश हुई थी। इम्पॉर्टेंट है ये, बेसिकली इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड लिखा है। ये श्रीमद् भागवत गीता का टीका के रूप में जानी जाती है, द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।